बीएससी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है बॉटनी का, उसमें जो आपकी सेकेंड यूनिट है माइक्रोबियल बर्ड, और उसमें माइक्रोबियल बर्ड में आपका जो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में आज मैं आपको प्लांट सेल के बारे में समझाऊंगा, और डायग्राम आपके सामने है। उसमें आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल क्या है कि ये सबसे पौधे की या प्लांट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल इज नोन एज प्लांट सेल। कह सकते हो प्लांट की सबसे छोटी सेल से होती है, बेसिक यूनिट है वो प्लांट सेल है। और इसके ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसकी एक आउटर लेयर होती है, थिक मोटी लेयर जो होती है थिक सेल वॉल की जो सेल वॉल जिसे सेल वॉल कहते हैं सेलुलोज की बनी होती है। ये जो है वो सेल वॉल है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको मेंशन किया है, ये जो लेयर है सेल वॉल वो 3 लेयर्स की होती है। इसमें पहली जो है बाहर की सबसे आउटर परत जिसे कहते हैं आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म है, और जो मिडिल लेयर है इसको हम कहेंगे मेसोडर्म, एंड जो इनर लेयर है वो कहलाएगी एंडोडर्म। ठीक है ना बेटा। उसके बाद ये सेल वॉल के अंदर जितना भी संपूर्ण कह सकते हो तरल भरा होता है ना, वो सब मैट्रिक्स जो भी है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अब साइटोप्लाज्म में ही पता है आपका एक न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। सारे ऑर्गन्स यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। क्योंकि हम एग्जांपल बताएं, जैसे न्यूक्लियस है तो हमारा यूकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है ना, वो ट्रू न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड है ना। तो सारे ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, इसीलिए इसमें कह सकते हो आप कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं। इसको पहले हमने बताया आपको सेल वॉल। प्लांट सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, बाहर की सेल वॉल होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, जो कि जिसमें की 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म, सेकंड लेयर को बोलेंगे मेसोडर्म, एंड लास्ट वाली को बोलेंगे एंडोडर्म। बात करेंगे हम न्यूक्लियस की, तो देखिए सेंटर में प्लांट सेल के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो उस बात करेंगे उसमें 2 लेयर न्यूक्लियर वॉल प्रेजेंट होती है। एक आउटर न्यूक्लियर वॉल होती है और दूसरी इनर न्यूक्लियर वॉल होती है। ठीक है ना। ये आउटर वाली बाहर वाली लेयर को बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर वॉल, एंड सेकंड ये अंदर वाली को बोलेंगे इनर न्यूक्लियर वॉल। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। जो धागे नुमा संरचना है इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन थ्रेड। और ये आपको लग रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला ये मिडिल में ये है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ये क्या चीज है? न्यूक्लियोलस। ठीक है ना। और जो आपको ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये कणिकामय संरचना दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है ना। ये क्रोमैटिन धागे जैसी संरचना को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन के धागे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये न्यूक्लियर कोर, इसमें जो भी आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में आपस में न्यूक्लियर कोर के थ्रू एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है ना बेटा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस सर्कुलर टाइप जो स्ट्रक्चर है ये दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर लेयर मैंने आपको बता दिया, एक आउटर लेयर होती है और दूसरी वाली लेयर इनर लेयर होती है। ठीक है ना। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का कार्य आप जानते ही होंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। यानी कि ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो सनलाइट प्लस CO2 की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? कि पौधे, हरे पौधे या ग्रीन प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी लोग जानते होंगे, इसको भी सेल का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए हम इसे सेल्स का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह ऑफ द सेल्स। ठीक है ना। आगे बात करेंगे वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल्स क्या है? ये आपके एयर चैम्बर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? एयर चैम्बर्स होते हैं। मतलब प्लांट सेल की बात करेंगे तो 2 एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। बात कर लेते हैं हम सेल पोर की। सेल के जो बीच बीच में आप दिख रहे हैं आपको ये दैट इज कॉल्ड एज सेल पोर है। ठीक है ना। बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की। तो जितना भी आपको ये मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, देखिए मैं डॉट 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 किए देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये टोटल आप सेल वॉल के अंदर, यानी कि सेल वॉल के अंदर जितना भी मैट्रिक्स भरा हुआ है वो टोटल क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहेंगे। ठीक है ना बेटा। तो साइटोप्लाज्म को हम बोल सकते हैं सीपी। क्या बोल सकते हैं? सीपी। और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ प्लाज्म है उसको हम बोल सकते हैं एनपी। ये सीपी का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म, एनपी का मतलब हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। सीपी प्लस एनपी इज इक्वल, हम इनको जोड़ दें पूरा कहें तो पीपी, यानी कि सेल वॉल के अंदर भरा हुआ संपूर्ण मैट्रिक्स, संपूर्ण तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ संपूर्ण तरल न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि सेल वॉल और न्यूक्लियर वॉल, सेल वॉल, इनर सेल वॉल और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ संपूर्ण पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाएगा। अब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल पीपी। अब सपोज दैट मान लीजिए सीपी माइनस एनपी इज इक्वल क्या बचेगा? या पीपी कर लीजिए, चलिए पीपी माइनस एनपी इज इक्वल सीपी। ठीक है ना। अब पीपी माइनस एनपी या पीपी माइनस सीपी इज इक्वल क्या बचेगा बेटा? एनपी। तो जोड़ेंगे तो पीपी और पीपी में से सीपी यानी एनपी निकाल दोगे तो सीपी यानी साइटोप्लाज्म बचेगा, और पीपी में से साइटोप्लाज्म निकाल दोगे तो क्या बचेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म यानी एनपी। ठीक है बेटा। ये फार्मूला भी याद रखें। और कंप्लीट जो संपूर्ण तरल होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए ये सेल वॉल से कनेक्ट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्ट है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा? ईआर। ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और आर का मतलब रेटिकुलम। ठीक है ना। ये भी आपकी एक जालिकाबद्ध संरचना की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ध्यान दीजिए, वो 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की मतलब एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच होंगे, ठीक है ना, उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक। परंतु जिस पर राइबोसोम पार्टिकल आर एब्सेंट उसको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना बेटा। तो रफ और यानी कि राइबोसोम की प्रेजेंट, जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस में वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है ना। परंतु जिस पर स्मूथ होगा वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये देखिए आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल्स में प्रेजेंट है, और ये वाला, ठीक है ना बेटा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है आपका, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि सारे इसके ऑर्गन्स आपको समझ में आए होंगे। ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमको भेज दे, सर हमको ये प्रॉब्लम है, मैं आगे जो वीडियो बनेंगे उसमें आपको आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।